डाई विद जीरो एक ऐसी पुस्तक है जो पारंपरिक वित्तीय सोच को चुनौती देती है और जीवन को पूरी तरह जीने की कला सिखाती है। लेखक बिल पर्किंस, एक सफल निवेशक और ऊर्जा व्यापारी, इस पुस्तक में यह तर्क रखते हैं कि धन का उद्देश्य केवल संचय नहीं, बल्कि अनुभवों को समृद्ध बनाना होना चाहिए। यह पुस्तक हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने जीवन के सबसे ऊर्जावान वर्षों में केवल बचत और भविष्य की चिंता में ही उलझे रहते हैं। पर्किंस का मानना है कि जीवन का सर्वोत्तम उपयोग तभी होता है जब हम अपने समय, ऊर्जा और धन को संतुलित करके ऐसे अनुभवों में निवेश करें जो हमें गहराई से प्रभावित करें। अध्याय 1। इस अध्याय में लेखक जीवन के मूल उद्देश्य पर गहराई से विचार करता है। वह यह प्रश्न उठाता है कि क्या धन संचय ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, या फिर धन का उपयोग अनुभवों को अर्जित करने के लिए किया जाना चाहिए। लेखक का तर्क है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में धन को इस प्रकार संचित करते हैं जैसे वे अनंत काल तक जीवित रहेंगे। वे अपने खर्चों को टालते हैं, अनुभवों को स्थगित करते हैं और अंततः उस धन के साथ मर जाते जिसे उन्होंने कभी उपयोग ही नहीं किया। लेखक यह स्पष्ट करता है कि जीवन एक सीमित अवधि का उपहार है और इस अवधि में अनुभवों की गुणवत्ता ही जीवन की सच्ची पूंजी है। वह कहता है कि लोग अक्सर यह सोचते हैं कि वे भविष्य में किसी दिन यात्रा करेंगे, आनंद लेंगे या अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे, परंतु वह दिन कभी आता ही नहीं। इस अध्याय में यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि धन का सर्वोत्तम उपयोग तभी होता है जब वह जीवन के अनुभवों को समृद्ध करता है। लेखक एक उदाहरण देता है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन भर काम करता है, बचत करता है और सेवानिवृत्ति के बाद यात्रा की योजना बनाता है, परंतु जब वह सेवानिवृत्त होता है तब उसका स्वास्थ्य साथ नहीं देता। उसकी ऊर्जा क्षीण हो चुकी होती है और वह उन अनुभवों का आनंद नहीं ले पाता जिनके लिए उसने जीवन भर प्रतीक्षा की थी। लेखक इस उदाहरण के माध्यम से यह संदेश देता है कि अनुभवों को स्थगित करना एक प्रकार की हानि है जिसे धन से नहीं भरा जा सकता। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अनुभवों की स्मृति ही वह संपत्ति है जो जीवन के अंतिम क्षणों में हमारे साथ रहती है। लेखक कहता है कि जब हम वृद्ध होते हैं तब हम भौतिक वस्तुओं की नहीं, बल्कि अपने अनुभवों की पुनरावृत्ति करते हैं। हम उन क्षणों को याद करते हैं जब हमने किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की थी, जब हमने किसी प्रियजन के साथ समुद्र की लहरों में खेला था, या जब हमने किसी अनजान नगर की गलियों में खोकर जीवन को महसूस किया था। लेखक यह भी सुझाव देता है कि जीवन के विभिन्न चरणों में अनुभवों की प्रकृति बदलती है। युवावस्था में साहसिक अनुभवों की आवश्यकता होती है। मध्य आयु में संबंधों और परिवार के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण होता है और वृद्धावस्था में स्मृतियों का पोषण आवश्यक होता है। इसलिए धन का उपयोग इन चरणों के अनुरूप अनुभवों को अर्जित करने में किया जाना चाहिए। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि जीवन को अनुभवों से भरना चाहिए, न कि केवल धन से। लेखक ये आग्रह करता है कि हम अपने जीवन की योजना इस प्रकार बनाएं कि हम प्रत्येक चरण में अधिकतम अनुभव प्राप्त कर सकें।
वह कहता है कि शून्य के साथ मरना का अर्थ है कि हम अपने धन का उपयोग इस प्रकार करें कि जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचें, तब हमारे पास स्मृतियों की एक समृद्ध थाती हो, न कि बिना उपयोग का धन। यह अध्याय एक आह्वान है। जीवन को स्थगित मत करो, अनुभवों को टालो मत, और धन को केवल संचित करने का साधन मत बनाओ, इसे जीने का माध्यम बनाओ। अध्याय 2। इस अध्याय में लेखक उस विचार को विस्तार देता है कि अनुभवों की योजना बनाना केवल इच्छा का विषय नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता है। वह यह स्पष्ट करता है कि जीवन के विभिन्न चरणों में हमारी शारीरिक क्षमता, मानसिक ऊर्जा और सामाजिक परिस्थितियां बदलती हैं, और इन परिवर्तनों के अनुरूप ही हमें अपने अनुभवों की योजना बनानी चाहिए। लेखक का मूल तर्क यह है कि हर अनुभव का एक उपयुक्त समय होता है, और यदि हम उस समय को चूक जाते हैं तो वह अनुभव या तो असंभव हो जाता है या उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। लेखक यह उदाहरण देता है कि यदि कोई व्यक्ति पर्वतारोहण करना चाहता है तो उसे यह अनुभव युवावस्था या मध्य आयु में ही करना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में शरीर की क्षमता उस स्तर की नहीं रहती। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों के साथ यात्रा करना चाहता है तो उसे वह यात्रा तब करनी चाहिए जब बच्चे छोटे हों और परिवार एक साथ समय बिताने को उत्सुक हो। यदि वह उस यात्रा को स्थगित करता है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी राह चुन लेते हैं, और वह सामूहिक अनुभव संभव नहीं रह जाता। इस अध्याय में लेखक एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत करता है, अनुभवों की समय संवेदनशीलता। वह कहता है कि हर अनुभव का एक जीवन काल होता है, और यदि हम उसे उस जीवन काल में नहीं जीते तो वह अनुभव व्यर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए, युवावस्था में साहसिक यात्राएं, मध्य आयु में संबंधों की गहराई और वृद्धावस्था में आत्मचिंतन, ये सभी अनुभव अपने अपने समय पर ही सार्थक होते हैं। लेखक यह भी बताता है कि लोग अक्सर यह सोचते हैं कि वे भविष्य में अधिक धन अर्जित करेंगे और तब वे अपने अनुभवों को पूरा करेंगे, परंतु वह यह चेतावनी देता है कि भविष्य अनिश्चित है। स्वास्थ्य, संबंध और परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए अनुभवों को स्थगित करना एक जोखिम है, और यह जोखिम धन संचय से कहीं अधिक गंभीर है। इस अध्याय में लेखक एक गणना आधारित दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि यदि हम अपने जीवन के वर्षों को अनुभवों के लिए विभाजित करें तो हम देखेंगे कि कुछ अनुभव केवल एक सीमित समय में ही संभव हैं। वह यह सुझाव देता है कि हम अपने जीवन की योजना इस प्रकार बनाएं कि हम प्रत्येक अनुभव को उसके उपयुक्त समय पर जी सकें। इसके लिए वह अनुभवों की समय रेखा बनाने की सलाह देता है, एक ऐसी सूची जिसमें हम यह तय करें कि किस उम्र में कौन से अनुभवों को जीना है। लेखक यह भी कहता है कि अनुभवों की योजना बनाना केवल व्यक्तिगत आनंद का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे संबंधों को भी समृद्ध करता है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं, यात्रा करते हैं या कोई साझा अनुभव जीते हैं तो वह संबंध गहराते हैं। यदि हम इन अनुभवों को स्थगित करते हैं तो संबंधों में दूरी आ सकती है और वह अवसर फिर कभी नहीं लौटता। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि अनुभवों को टालना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें जीवन की प्राथमिकता बनाना चाहिए। लेखक यह आग्रह करता है कि हम अपने जीवन को
केवल भविष्य की तैयारी में न बिताएं, बल्कि वर्तमान में जीने की कला सीखें। वह कहता है कि जीवन की योजना का अर्थ केवल धन संचय नहीं, बल्कि अनुभवों की समय संवेदनशीलता को समझना और उन्हें सही समय पर जीना है। यह अध्याय एक आह्वान है। अपने अनुभवों को प्राथमिकता दो, उन्हें समय के अनुसार जियो और जीवन को स्थगित मत करो, क्योंकि कुछ अनुभव केवल एक बार संभव होते हैं और यदि हम उन्हें चूक जाते हैं तो वे सदा के लिए खो जाते हैं। अध्याय 3। इस अध्याय में लेखक एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है। जीवन के अनुभवों का मूल्यांकन केवल धन के आधार पर नहीं, बल्कि स्मृतियों की गहराई और प्रभाव के आधार पर होना चाहिए। वह यह स्पष्ट करता है कि हम जितने अधिक अनुभव अर्जित करते हैं, उतनी ही अधिक हमारी स्मृति समृद्ध होती है और वही स्मृति हमारे जीवन की अंतिम पूंजी बनती है। लेखक यह तर्क देता है कि अनुभवों की स्मृति एक प्रकार की मानसिक संपत्ति है जो समय के साथ और अधिक मूल्यवान होती जाती है। जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं, किसी प्रियजन के साथ विशेष क्षण बिताते हैं या कोई साहसिक कार्य करते हैं, तो वह अनुभव हमारे मन में एक स्थायी छवि छोड़ता है। यह छवि समय के साथ धुंधली नहीं होती, बल्कि और अधिक जीवंत हो जाती है। लेखक कहता है कि वृद्धावस्था में हम इन्हीं स्मृतियों को बार बार जीते हैं और वही हमारे जीवन की सच्ची संपत्ति बनती है। इस अध्याय में लेखक यह भी बताता है कि स्मृतियां केवल व्यक्तिगत आनंद का स्रोत नहीं हैं, बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व को भी आकार देती हैं। जब हम विविध अनुभवों से गुजरते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच और हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर उसका प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति युवावस्था में विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करता है, तो उसकी सोच अधिक व्यापक और सहिष्णु होती है। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, तो उसमें धैर्य और सहनशीलता विकसित होती है। लेखक यह भी कहता है कि स्मृतियां केवल घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती, बल्कि वे भावनाओं की पुनरुत्थान होती हैं। जब हम किसी पुराने अनुभव को याद करते हैं, तो हम केवल दृश्य नहीं, बल्कि उस समय की भावनाएं भी महसूस करते हैं। वह क्षण फिर से जीवंत हो उठता है और हम उसे फिर से जीते हैं। यही कारण है कि अनुभवों की स्मृति जीवन को गहराई देती है। इस अध्याय में लेखक एक और महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है: स्मृतियों की गुणवत्ता। वह कहता है कि केवल अनुभवों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी गहराई और भावनात्मक प्रभाव ही महत्वपूर्ण होता है। एक छोटी सी यात्रा, यदि वह भावनात्मक रूप से समृद्ध हो, तो वह जीवन भर याद रहती है। इसी प्रकार, एक साधारण क्षण, यदि उसमें प्रेम, आश्चर्य या आनंद हो, तो वह अमूल्य बन जाता है। लेखक यह भी सुझाव देता है कि हमें अपने अनुभवों को इस प्रकार जीना चाहिए कि वे स्मृति में स्थायी रूप से अंकित हो जाएं। इसके लिए वह यह सलाह देता है कि हम अनुभवों को पूरी उपस्थिति और सजगता के साथ जिएं। जब हम किसी क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं, तो वह क्षण हमारी स्मृति में गहराई से बस जाता है। यदि हम अनुभवों को केवल सतही रूप से जीते हैं, तो वे स्मृति में टिकते नहीं। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि जीवन की सच्ची पूंजी स्मृतियां हैं और स्मृतियां अनुभवों से बनती हैं। लेखक यह आग्रह करता है कि हम अपने जीवन को इस प्रकार जिएं कि हम अधिक से अधिक समृद्ध, गहन और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली स्मृतियां अर्जित कर सकें। वह कहता है कि जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो हमारे पास
केवल यही होता है, हमारे अनुभवों की स्मृति, जो हमें यह एहसास दिलाती है कि हमने जीवन को वास्तव में जिया है। यह अध्याय एक आह्वान है, स्मृतियों को संजो, अनुभवों को गहराई से जियो और जीवन को केवल समय की गणना से नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई से मापो। क्योंकि अंततः वही स्मृतियां हमें यह बताती हैं कि हमारा जीवन कितना समृद्ध, कितना जीवंत और कितना सार्थक रहा। अध्याय 4। इस अध्याय में लेखक एक अत्यंत विचारोत्तेजक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। धन का मूल्य केवल उसके संचय में नहीं, बल्कि उसके समयानुकूल उपयोग में है। वह यह स्पष्ट करता है कि धन तब तक निष्क्रिय है जब तक वह जीवन को समृद्ध करने के लिए प्रयुक्त नहीं होता। लेखक का तर्क है कि हम धन को एक सुरक्षा कवच की तरह देखते हैं, परंतु यदि वह केवल भविष्य की चिंता में संचित होता रहे और वर्तमान को वंचित करता रहे, तो वह सुरक्षा नहीं, बल्कि एक बंधन बन जाता है। लेखक इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत करता है, नेटवर्थ का मोह। वह कहता है कि लोग अक्सर अपनी कुल संपत्ति को जीवन की सफलता का पैमाना मान लेते हैं। वे यह सोचते हैं कि जितना अधिक धन उनके पास होगा, उतना अधिक उनका जीवन सुरक्षित और सम्मानित होगा। परंतु लेखक इस सोच को चुनौती देता है। वह कहता है कि यदि वह धन जीवन को समृद्ध नहीं कर रहा, अनुभवों को नहीं बढ़ा रहा और संबंधों को नहीं गहरा कर रहा, तो वह केवल एक संख्या है, एक भ्रम। इस अध्याय में लेखक यह भी बताता है कि लोग अक्सर अपने जीवन के मध्य वर्षों में धन संचय की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अनुभवों को स्थगित करते हैं। वे यह सोचते हैं कि वे बाद में आनंद लेंगे, बाद में यात्रा करेंगे, बाद में परिवार के साथ समय बिताएंगे, परंतु वह बाद में कभी आता नहीं। लेखक यह चेतावनी देता है कि यदि हम अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्षों को केवल धन संचय में लगा दें, तो हम उन अनुभवों को खो देंगे जो केवल उन्हीं वर्षों में संभव थे। लेखक एक उदाहरण देता है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन भर काम करता है, अपने खर्चों को सीमित करता है और सेवानिवृत्ति के बाद आनंद लेने की योजना बनाता है। परंतु जब वह सेवानिवृत्त होता है, तब उसका स्वास्थ्य साथ नहीं देता। उसके संबंधों में दूरी आ चुकी होती है और वह अनुभवों की भूख के साथ अकेला रह जाता है। लेखक इस उदाहरण के माध्यम से यह संदेश देता है कि धन का मूल्य तभी है जब वह समय पर उपयोग हो। इस अध्याय में लेखक यह भी कहता है कि धन का उपयोग केवल भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुभवों के लिए होना चाहिए। वह यह सुझाव देता है कि हम अपने खर्चों को इस प्रकार विभाजित करें कि वे जीवन के विभिन्न चरणों में अनुभवों को पोषित करें। उदाहरण के लिए, युवावस्था में यात्रा, मध्य आयु में परिवार के साथ समय और वृद्धावस्था में आत्मचिंतन, इन सभी के लिए धन का उपयोग होना चाहिए। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि धन का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। जब हम अपने प्रियजनों के साथ अनुभव साझा करते हैं, उन्हें आनंद देते हैं और उनके जीवन को समृद्ध करते हैं, तो वह धन एक सामाजिक मूल्य प्राप्त करता है। वह कहता है कि साझा अनुभव ही वह माध्यम है जिससे धन एक भावनात्मक शक्ति बनता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि धन का मूल्य उसकी समय संवेदनशीलता में है। लेखक यह आग्रह करता है कि हम अपने जीवन की योजना इस प्रकार बनाएं
कि हम धन को केवल संचित न करें, बल्कि उसे समय पर अनुभवों के लिए और संबंधों को गहराने के लिए उपयोग करें। वह कहता है कि नेटवर्थ केवल एक संख्या है, परंतु लिव्ड वर्थ अर्थात जिया गया जीवन वही सच्चा मूल्य है। यह अध्याय एक आह्वान है। धन को समय पर उपयोग करो, अनुभवों को प्राथमिकता दो और जीवन को केवल भविष्य की सुरक्षा में मत गंवाओ, क्योंकि अंततः वही धन सार्थक है जो जीवन को जीवंत बनाता है और वही अनुभव अमूल्य हैं जो समय पर जिए गए हों। अध्याय 5। इस अध्याय में लेखक एक अत्यंत विचारशील और भावनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, अनुभवों की विरासत। वह यह स्पष्ट करता है कि जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं जिया जाता, बल्कि हमारे अनुभवों, निर्णयों और स्मृतियों का प्रभाव हमारे प्रियजनों पर भी पड़ता है। लेखक का तर्क है कि जब हम अपने जीवन को समृद्ध अनुभवों से भरते हैं, तो हम केवल अपनी स्मृति नहीं, बल्कि दूसरों की स्मृति में भी एक स्थान बना लेते हैं। लेखक यह विचार प्रस्तुत करता है कि लोग अक्सर यह सोचते हैं कि वे अपने बच्चों या उत्तराधिकारियों के लिए धन छोड़कर एक उत्तरदायित्व पूरा कर रहे हैं, परंतु वह इस सोच को चुनौती देता है। वह कहता है कि धन की विरासत से अधिक मूल्यवान है अनुभवों की विरासत। जब हम अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, उन्हें जीवन के विविध रंगों से परिचित कराते हैं और उनके साथ साझा अनुभव जीते हैं, तो हम उन्हें एक ऐसी पूंजी देते हैं जो किसी भी धन से अधिक स्थायी होती है। इस अध्याय में लेखक यह भी बताता है कि अनुभवों की विरासत केवल स्मृति नहीं, बल्कि दृष्टिकोण भी होती है। जब बच्चे अपने माता पिता को साहसिक निर्णय लेते हुए देखते हैं, जीवन को पूर्णता से जीते हुए अनुभव करते हैं, तो वे स्वयं भी उसी दृष्टिकोण को अपनाते हैं। वे जीवन को केवल सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, बल्कि साहस, आनंद और जिज्ञासा की दृष्टि से देखने लगते हैं। लेखक कहता है कि यही सच्ची विरासत है, जीवन जीने की कला। लेखक एक उदाहरण देता है, एक पिता जो अपने बेटे को केवल धन नहीं, बल्कि यात्रा, संगीत और संबंधों की गहराई का अनुभव देता है। वह उसे विभिन्न स्थानों पर ले जाता है, उसे विविध संस्कृतियों से परिचित कराता है और उसके साथ भावनात्मक क्षण साझा करता है। जब वह पिता वृद्ध होता है, तब उसका बेटा उन अनुभवों को अपनी स्मृति में संजोकर अपने जीवन को उसी दृष्टिकोण से जीता है। लेखक इस उदाहरण के माध्यम से यह संदेश देता है कि अनुभवों की विरासत पीढ़ियों तक प्रभाव डालती है। इस अध्याय में लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि विरासत केवल भौतिक नहीं होती। जब हम अपने जीवन को इस प्रकार जीते हैं कि वह दूसरों को प्रेरणा देता है, तो वह एक अमूल्य विरासत बन जाती है। वह कहता है कि लोग हमें हमारे धन से नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों, हमारे संबंधों और हमारे दृष्टिकोण से याद रखते हैं। जब हम किसी को प्रेरित करते हैं, उन्हें जीवन की गहराई से परिचित कराते हैं, तो हम उनके जीवन में एक स्थायी छाप छोड़ते हैं। लेखक यह भी सुझाव देता है कि हमें अपने अनुभवों को साझा करना चाहिए। जब हम अपने प्रियजनों के साथ अपने जीवन की कहानियां, संघर्ष और आनंद साझा करते हैं, तो वे उन अनुभवों से सीखते हैं। वह कहता है कि अनुभवों की विरासत केवल जीने से नहीं, बल्कि साझा करने से बनती है। जब हम अपने जीवन को खुलकर जीते हैं और उसे दूसरों के साथ बांटते हैं, तो वह एक सामाजिक और भावनात्मक संपत्ति बन जाती है।
इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि सच्ची विरासत अनुभवों की होती है और वह विरासत तब बनती है जब हम जीवन को पूर्णता से जीते हैं और उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। लेखक यह आग्रह करता है कि हम अपने जीवन को केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिएं। वह कहता है कि जब हम अपने अनुभवों को दूसरों के जीवन में रोपते हैं तो हम एक ऐसी विरासत बनाते हैं जो समय के साथ और अधिक समृद्ध होती जाती है। यह अध्याय एक आह्वान है, अनुभवों को साझा करो, संबंधों को गहराओ और जीवन को इस प्रकार जियो कि वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बन जाए, क्योंकि अंततः वही जीवन सार्थक है जो केवल जिया नहीं गया बल्कि दूसरों को जीने की प्रेरणा भी दे गया। अध्याय 6। इस अध्याय में लेखक एक अत्यंत व्यावहारिक और संवेदनशील विषय को उठाता है, उत्तराधिकार और दान का समय। वह यह स्पष्ट करता है कि यदि हम अपने धन को दूसरों के लिए छोड़ना चाहते हैं तो उसका सर्वोत्तम प्रभाव तभी होता है जब वह समय पर और जीवित रहते हुए दिया जाए। लेखक का तर्क है कि मृत्यु के बाद धन देना एक निष्क्रिय क्रिया है, जबकि जीवन में ही किसी को देने से न केवल उसका तत्काल लाभ होता है बल्कि वह एक भावनात्मक संबंध भी स्थापित करता है। लेखक यह विचार प्रस्तुत करता है कि लोग अक्सर अपने बच्चों, परिवारजनों या सामाजिक संस्थाओं के लिए धन छोड़ने की योजना बनाते हैं, परंतु वे यह भूल जाते हैं कि वह धन तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक वह उपयोग में नहीं आता। यदि वह धन तब दिया जाए जब प्राप्तकर्ता उसे सबसे अधिक उपयोग कर सकता है, जैसे शिक्षा, व्यवसाय या जीवन की शुरुआत में, तो उसका प्रभाव कहीं अधिक होता है। लेखक कहता है कि जीवित रहते हुए देना एक सक्रिय और सजीव क्रिया है जो संबंधों को गहराती है और जीवन को समृद्ध करती है। इस अध्याय में लेखक एक उदाहरण देता है, एक पिता जो अपने बेटे को सेवानिवृत्ति के बाद एक बड़ी राशि देने की योजना बनाता है, परंतु जब वह राशि मिलती है तब बेटा पहले ही अपने जीवन की दिशा तय कर चुका होता है। उसकी आवश्यकताएं बदल चुकी होती हैं और वह धन केवल एक अतिरिक्त सुविधा बनकर रह जाता है। लेखक कहता है कि यदि वही धन उसे युवावस्था में दिया गया होता तो वह उसकी शिक्षा, व्यवसाय या जीवन की दिशा को बदल सकता था। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि दान केवल आर्थिक नहीं होता बल्कि भावनात्मक भी होता है। जब हम किसी को जीवित रहते हुए कुछ देते हैं, चाहे वह धन हो, समय हो या अनुभव, तो वह एक संबंध बनता है। वह देने वाला और पाने वाला दोनों उस क्षण को साझा करते हैं और वह स्मृति जीवन भर साथ रहती है। मृत्यु के बाद दिया गया धन उस भावनात्मक संबंध से वंचित होता है। इस अध्याय में लेखक यह भी कहता है कि लोग अक्सर यह सोचते हैं कि वे अपने उत्तराधिकारियों को अधिकतम धन देकर उनका भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, परंतु वह यह चेतावनी देता है कि अत्यधिक धन यदि समय पर और सही संदर्भ में न दिया जाए तो वह लाभ के बजाय बोझ बन सकता है। वह कहता है कि उत्तराधिकार की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि वह प्राप्तकर्ता के जीवन के उस चरण में पहुंचे जब वह उसका सर्वोत्तम उपयोग कर सके। लेखक यह भी सुझाव देता है कि दान और उत्तराधिकार की योजना बनाते समय हमें केवल धन की मात्रा नहीं
बल्कि समय, संदर्भ और भावनात्मक प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। वह कहता है कि यदि हम अपने जीवन में ही दूसरों को देने की आदत विकसित करें, तो वह न केवल हमारे संबंधों को समृद्ध करता है, बल्कि हमें भी एक संतोष की भावना देता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि उत्तराधिकार और दान का सर्वोत्तम समय जीवन के सक्रिय चरण में होता है। लेखक यह आग्रह करता है कि हम अपने धन को केवल मृत्यु के बाद छोड़ने की योजना न बनाएं, बल्कि उसे जीवन में ही समय पर और भावनात्मक रूप से दें। वह कहता है कि जीवित रहते हुए देना एक ऐसी क्रिया है जो न केवल दूसरों के जीवन को बदलती है, बल्कि हमारे अपने जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाती है। यह अध्याय एक आह्वान है। दान को स्थगित मत करो, उत्तराधिकार को केवल मृत्यु से मत जोड़ो, और अपने संबंधों को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि समय पर दिए गए अनुभवों और संसाधनों से समृद्ध करो। क्योंकि अंततः वही देना सार्थक है जो समय पर, सजीव और भावनात्मक रूप से जुड़ा हो। अध्याय 7। इस अध्याय में लेखक एक अत्यंत सूक्ष्म और जीवनदर्शी विचार प्रस्तुत करता है। कार्य और जीवन के बीच संतुलन। वह यह स्पष्ट करता है कि लोग अक्सर अपने जीवन के अधिकांश समय को कार्य में लगा देते हैं, यह सोचकर कि वे भविष्य में विश्राम और आनंद प्राप्त करेंगे। परंतु वह यह चेतावनी देता है कि यदि कार्य जीवन को निगल जाए, तो अनुभवों के लिए समय ही नहीं बचता। लेखक यह तर्क देता है कि आधुनिक समाज में कार्य को एक पहचान, एक उद्देश्य और एक सुरक्षा का प्रतीक मान लिया गया है। लोग अपने कार्य को इतना महत्व देते हैं कि वे अपने स्वास्थ्य, संबंधों और आनंद को पीछे छोड़ देते हैं। वह कहता है कि कार्य आवश्यक है, परंतु यदि वह जीवन के अनुभवों को बाधित करता है, तो वह एक असंतुलन बन जाता है। इस अध्याय में लेखक यह विचार प्रस्तुत करता है कि कार्य का उद्देश्य केवल धन अर्जन नहीं, बल्कि जीवन को समृद्ध करना होना चाहिए। यदि कार्य हमें इतना थका देता है कि हम अपने प्रियजनों के साथ समय नहीं बिता सकते, यात्रा नहीं कर सकते या स्वयं को नहीं खोज सकते, तो वह कार्य एक बोझ बन जाता है। लेखक कहता है कि कार्य और जीवन के बीच संतुलन बनाना एक कला है, और वह कला हमें अनुभवों की ओर ले जाती है। अध्याय 7। इस अध्याय में लेखक एक अत्यंत सूक्ष्म और जीवनदर्शी विचार प्रस्तुत करता है। कार्य और जीवन के बीच संतुलन। वह यह स्पष्ट करता है कि लोग अक्सर अपने जीवन के अधिकांश समय को कार्य में लगा देते हैं, यह सोचकर कि वे भविष्य में विश्राम और आनंद प्राप्त करेंगे। परंतु वह यह चेतावनी देता है कि यदि कार्य जीवन को निगल जाए, तो अनुभवों के लिए समय ही नहीं बचता। लेखक यह तर्क देता है कि आधुनिक समाज में कार्य को एक पहचान, एक उद्देश्य और एक सुरक्षा का प्रतीक मान लिया गया है। लोग अपने कार्य को इतना महत्व देते हैं कि वे अपने स्वास्थ्य, संबंधों और आनंद को पीछे छोड़ देते हैं। वह कहता है कि कार्य आवश्यक है, परंतु यदि वह जीवन के अनुभवों को बाधित करता है, तो वह एक असंतुलन बन जाता है। इस अध्याय में लेखक यह विचार प्रस्तुत करता है कि कार्य का उद्देश्य केवल धन अर्जन नहीं, बल्कि जीवन को समृद्ध करना होना चाहिए। यदि कार्य हमें इतना थका देता है कि हम अपने प्रियजनों के साथ समय नहीं बिता सकते, यात्रा नहीं कर सकते
या स्वयं को नहीं खोज सकते तो वह कार्य एक बोझ बन जाता है। लेखक कहता है कि कार्य और जीवन के बीच संतुलन बनाना एक कला है और वह कला हमें अनुभवों की ओर ले जाती है। लेखक एक उदाहरण देता है। एक व्यक्ति जो सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, अपने परिवार को मुश्किल से देख पाता है और सप्ताहांत में इतना थका होता है कि वह केवल विश्राम चाहता है। वह व्यक्ति यह सोचता है कि वह भविष्य में सब कुछ करेगा, परंतु वह भविष्य कभी आता नहीं। लेखक इस उदाहरण के माध्यम से यह संदेश देता है कि कार्य की अधिकता अनुभवों की हानि है। इस अध्याय में लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि कार्य का संतुलन केवल समय का नहीं, बल्कि मानसिक उपस्थिति का भी विषय है। जब हम कार्य से बाहर होते हैं, तब भी यदि हमारा मन उसी में उलझा रहता है, तो हम अनुभवों को पूर्णता से नहीं जी पाते। वह कहता है कि कार्य से बाहर निकलना केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी होना चाहिए। लेखक यह सुझाव देता है कि हमें अपने जीवन की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि कार्य और अनुभव दोनों को स्थान मिले। वह कहता है कि यदि हम सप्ताह में कुछ घंटे केवल अनुभवों के लिए सुरक्षित रखें, जैसे परिवार के साथ भोजन, प्रकृति में समय या स्वयं के साथ एकांत, तो वह जीवन को संतुलित करता है। वह यह भी कहता है कि कार्य में भी आनंद खोजा जा सकता है, यदि हम उसे केवल उत्तरदायित्व नहीं, बल्कि रचना माने। इस अध्याय में लेखक यह भी चेतावनी देता है कि कार्य की अधिकता एक प्रकार की आदत बन जाती है और वह आदत धीरे धीरे जीवन को ग्रस लेती है। लोग यह सोचते हैं कि वे कार्य के बिना अधूरे हैं और वे स्वयं को कार्य में खो देते हैं। लेखक कहता है कि यह आत्मविस्मृति है और इससे बचना आवश्यक है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि कार्य और जीवन के बीच संतुलन ही अनुभवों की कुंजी है। लेखक यह आग्रह करता है कि हम अपने कार्य को इस प्रकार देखें कि वह जीवन को बाधित न करे, बल्कि उसे पोषित करे। वह कहता है कि यदि हम कार्य को एक साधन माने और जीवन को एक उद्देश्य, तो हम अनुभवों को प्राथमिकता दे सकते हैं। यह अध्याय एक आह्वान है। कार्य को जीवन का केंद्र मत बनाओ, उसे जीवन का सहायक बनाओ। अनुभवों को स्थगित मत करो, उन्हें कार्य के बीच में स्थान दो, क्योंकि अंततः वही जीवन सार्थक है जिसमें कार्य और अनुभव दोनों का संतुलन हो, और वही व्यक्ति पूर्ण है जो कार्य करता है परंतु जीवन को भी जीता है। अध्याय 8। इस अध्याय में लेखक एक अत्यंत सूक्ष्म और आत्मविश्लेषी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, मृत्यु का बोध और जीवन की योजना। वह यह स्पष्ट करता है कि जब तक हम मृत्यु को एक दूर की संभावना मानते हैं, तब तक हम जीवन को स्थगित करते रहते हैं। परंतु जब हम मृत्यु को एक निश्चित और समीपवर्ती सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हम जीवन को अधिक सजगता, साहस और पूर्णता से जीने लगते हैं। लेखक यह तर्क देता है कि अधिकांश लोग मृत्यु के विषय में सोचने से बचते हैं। वे इसे एक भयावह विचार मानते हैं और इसी कारण वे जीवन की योजना भी अधूरी रखते हैं। वह कहता है कि मृत्यु का बोध कोई निराशा नहीं, बल्कि एक जागृति है, एक ऐसा बोध जो हमें यह समझने में सहायता करता है कि हमारे पास सीमित समय है और उस समय का सर्वोत्तम उपयोग करना ही जीवन की सार्थकता है। इस अध्याय में लेखक यह विचार प्रस्तुत करता है कि यदि हम ये मान लें कि हमारे पास केवल कुछ ही वर्ष शेष हैं,
तो हम अपने निर्णयों को अधिक स्पष्टता और साहस के साथ लेंगे। हम उन अनुभवों को प्राथमिकता देंगे जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और उन कार्यों को त्याग देंगे जो केवल सामाजिक दबाव या भ्रम के कारण हम कर रहे हैं। लेखक कहता है कि मृत्यु का बोध हमें जीवन की प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित करने की शक्ति देता है। लेखक एक उदाहरण देता है, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में केवल कार्य, धन संचय और सामाजिक प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, परंतु जब उसे एक गंभीर बीमारी का निदान होता है, तब वह अचानक जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। वह अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने लगता है, उन अनुभवों को जीता है जिन्हें वह वर्षों से टालता रहा था, और जीवन को एक उपहार की तरह स्वीकार करता है। लेखक इस उदाहरण के माध्यम से यह संदेश देता है कि मृत्यु का बोध जीवन को अधिक गहराई और अर्थ देता है। इस अध्याय में लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि मृत्यु का बोध केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक भी होता है। जब हम यह समझते हैं कि हमारे प्रियजन भी सीमित समय के लिए हमारे साथ हैं, तो हम उनके साथ अधिक सजगता, प्रेम और उपस्थिति के साथ व्यवहार करते हैं। हम संबंधों को प्राथमिकता देते हैं, क्षमा करना सीखते हैं और उन क्षणों को संजोते हैं जो बाद में केवल स्मृति बन जाते हैं। लेखक यह सुझाव देता है कि हमें अपने जीवन की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि हम प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महीने और प्रत्येक दिन को एक अवसर मानें, एक ऐसा अवसर जिसमें हम अनुभवों को जी सकें, संबंधों को गहरा कर सकें और स्वयं को खोज सकें। वह कहता है कि यदि हम मृत्यु को एक मार्गदर्शक की तरह स्वीकार करें, तो वह हमें जीवन की दिशा दिखा सकती है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि मृत्यु का बोध जीवन को स्थगित करने का कारण नहीं, बल्कि उसे पूर्णता से जीने का आह्वान है। लेखक ये आग्रह करता है कि हम अपने जीवन को इस प्रकार देखें कि वह एक सीमित परंतु मूल्यवान यात्रा है। वह कहता है कि जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा समय सीमित है, तब हम उसे व्यर्थ नहीं जाने देते, बल्कि उसे अनुभवों, प्रेम और आत्मिक संतुलन से भर देते हैं। यह अध्याय एक आह्वान है। मृत्यु से मत डरो, उसे जीवन की योजना का हिस्सा बनाओ। जीवन को स्थगित मत करो, उसे सजगता से जियो, क्योंकि अंततः वही जीवन सार्थक है जो मृत्यु के बोध से जागृत होकर जिया गया हो, और वही क्षण अमूल्य हैं जो सीमित समय में पूर्णता से जिए गए हों। अध्याय 9। इस अंतिम अध्याय में लेखक उस विचार को पूर्णता देता है जो पूरे ग्रंथ में धीरे धीरे आकार लेता रहा। शून्य के साथ मरना केवल एक वित्तीय सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। वह यह स्पष्ट करता है कि जीवन का उद्देश्य केवल धन संचय नहीं, बल्कि उस धन का ऐसा उपयोग है जिससे हम अपने जीवन को अनुभवों, संबंधों और स्मृतियों से भर सकें। लेखक का तर्क है कि जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, तब हमारे पास केवल दो चीजें होनी चाहिए: जिए गए अनुभवों की समृद्धि और दूसरों के जीवन में छोड़ी गई छाप। लेखक इस अध्याय में यह विचार प्रस्तुत करता है कि शून्य के साथ मरना का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने जीवन के अंत में निर्धन हों, बल्कि यह कि हमने अपने धन का सर्वोत्तम उपयोग कर लिया हो।
वह कहता है कि यदि हम अपने जीवन की योजना इस प्रकार बनाएं कि हम प्रत्येक चरण में धन का उपयोग अनुभवों के लिए करें, दूसरों को दें और संबंधों को गहराएं, तो हम अंततः उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां हमारे पास कोई अपूर्णता नहीं बचती। इस अध्याय में लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि शून्य एक प्रतीक है, एक ऐसी स्थिति जहां हमने अपने संसाधनों को पूरी तरह से जीवन में लगा दिया हो। वह कहता है कि लोग अक्सर मृत्यु के समय बड़ी संपत्ति छोड़ते हैं, परंतु वह संपत्ति उनके जीवन में उपयोग नहीं हुई होती। वह केवल एक संख्या बनकर रह जाती है और वह व्यक्ति उन अनुभवों से वंचित रह जाता है जो वह जी सकता था। लेखक एक उदाहरण देता है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन भर धन संचय करता है, परंतु अनुभवों को स्थगित करता रहता है। जब वह वृद्ध होता है, तब उसके पास बड़ी संपत्ति होती है, परंतु वह अकेला होता है। उसके संबंध क्षीण हो चुके होते हैं और उसके पास केवल अपूर्ण इच्छाएं होती हैं। लेखक इस उदाहरण के माध्यम से यह संदेश देता है कि धन का मूल्य तभी है जब वह जीवन को पूर्णता दे। इस अध्याय में लेखक यह भी कहता है कि शून्य के साथ मरना एक साहसिक निर्णय है। यह उस सोच को चुनौती देता है जो कहती है कि अधिक धन ही अधिक सुरक्षा है। वह कहता है कि सुरक्षा केवल धन से नहीं, बल्कि जिए गए जीवन से आती है। जब हम जानते हैं कि हमने अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया है, तो हमें कोई पछतावा नहीं होता। लेखक यह सुझाव देता है कि हम अपने जीवन की योजना इस प्रकार बनाएं कि हम प्रत्येक दशक, प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक दिन को एक अवसर मानें। एक ऐसा अवसर जिसमें हम अनुभवों को प्राथमिकता दें, संबंधों को पोषित करें और स्वयं को खोजें। वह कहता है कि यदि हम इस दृष्टिकोण से जीवन जिएं, तो हम अंततः उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां शून्य एक उपलब्धि बन जाती है, न कि एक हानि। इस अध्याय का निष्कर्ष ये है कि शून्य के साथ मरना एक जीवन दर्शन है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन को स्थगित मत करो, अनुभवों को टालो मत और धन को केवल संचित मत करो। लेखक ये आग्रह करता है कि हम अपने जीवन को इस प्रकार जिएं कि जब हम अंतिम सांस लें, तब हमारे पास कोई अपूर्णता न हो, कोई पछतावा न हो और हमारे जीवन की स्मृति एक प्रकाश की तरह दूसरों को दिशा दे। यह अध्याय एक अंतिम आह्वान है। जीवन को पूर्णता से जियो, धन को अनुभवों में बदलो और मृत्यु को एक संतोष के साथ स्वीकार करो, क्योंकि अंततः वही जीवन सार्थक है जो शून्य के साथ समाप्त होता है। एक ऐसा शून्य जो अनुभवों से भरा हो, संबंधों से गहरा हो और स्मृतियों से उज्जवल हो।